अंजलि की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। अंजलि के घर में उसकी माँ के अलावा उसका छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी अंजलि की अब तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर अंजलि की माँ रुक्मिणी देवी काफी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफिन तो दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बनाकर देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी अपने बारे में या बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह फिर वही बातें लेकर बैठ गई। माँ गलत क्या कह रही है अंजलि दीदी? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था। वैसे अंजलि दीदी, देखा जाए तो टिफिन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या पीछे पड़े रहना होता है? अपने छोटे भाई को देख, तुझसे 3 साल छोटा है लेकिन 2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूँ मैं। और आप में से किसी को मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। शाम को जब अंजलि अपने स्कूल से लौटकर घर वापस आती है तो उसने देखा कि पड़ोस वाली निर्मला चाची वहां पर बैठी हुई थी। क्या बात है अंजलि बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इससे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है। 30 की होने आई हो, अब तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए निर्मला चाची, हमारी अंजलि दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दूल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है ना चाची जी, हमारी ननद रानी नौकरी जो करती है ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेंगी। अरे भाई, नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं और इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ, आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं? अपनी माँ की बातें तो ताने लगती है। ताने हैं? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र होगी कोई 34-35 साल। आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ, आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही हैं, और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है। निर्मला चाची कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। अंजलि दीदी, आपको क्या लगता है इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? देखिए, अब पसंद और नापसंद की बात तो रहने दीजिए, पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी। अब तो जो भी मिले उसी से शादी कर लीजिए, इसी में भलाई है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाए। ठीक है, चलिए मैं उस लड़के को कहती हूँ, वो कल ही अंजलि को देखने आ जाएगा। अगले दिन निर्मला चाची के दूर का रिश्तेदार अंजलि को देखने उसके घर आता है। उसका नाम था अजय। अंजलि जी, तो आप नौकरी करती हैं, वो भी स्कूल में? जी हाँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारी बेटी बहुत होशियार है। अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, जरा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से। जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं?
अंजलि मैडम, ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है? कितना कमा लेती है महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है? इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, किस तरह की बात कर रही हो? घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई। अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी होने से रही। माँ, मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या? कितने भी पैसे मिले, शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और दामाद जी करते क्या हैं? इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप सबके ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊं माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सावित्री 2 बेटों की माँ थी। उसे इस बात पर बड़ा घमंड था। वो मानती थी कि बेटे घर की शान होते हैं। ये ले सावित्री, मिठाई खा, मेरे यहाँ पोती पैदा हुई है। ये सुनते ही सावित्री मुंह बना के कहती है, अरे तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई, तेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जब तेरी पोती के पीछे तुझे खर्चे पर खर्चे करने पड़ेंगे ना, तब ये तेरी सारी खुशी गम में बदल जाएगी। पहले लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर उसकी शादी का खर्चा। अरे आजकल की शादियाँ कितनी महंगी हो गई है। गहने बनाओ, लाखों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। लड़कियाँ तो सिर्फ खर्चा करवाने के लिए ही पैदा होती हैं। इस तरह लड़कियों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए सावित्री ममता को लंबा चौड़ा भाषण देके चली जाती है। अब तो आप लोग इस कहानी में सावित्री देवी का पात्र अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। कुछ समय बाद सावित्री की बड़ी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। फिर क्या था, सावित्री पूरा आसमान सर पर उठा लेती है। हे भगवान, ये तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? अरे मैं तो मंदिर में रोज आकर तुझसे कहती तो थी कि मुझे एक पोता चाहिए, और तूने मुझे पोती दे दी। इतनी मिठाइयाँ और प्रसाद चढ़ाने का क्या फायदा हुआ? तभी सावित्री की बहू निशा कहती है, क्या माँ जी, आप भी इतनी सी बात पर नाराज हो गई हैं? देखिए तो आपकी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। अरे चुप कर, तुझे 9 महीने इतने महंगे महंगे काजू बादाम फल फ्रूट खिलाने का फायदा क्या हुआ? मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए।
ये सुन सावित्री का बड़ा बेटा अजय कहता है, माँ, तुम सिर्फ नाम के लिए 2020 में रहती हो। असल में तुम्हारा दिमाग सैकड़ों साल पुरानी सोच रखता है। आज के जमाने में लड़का और लड़की में कौन फर्क करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। लेकिन सावित्री पर अजय की बातों का कोई असर नहीं होता। नालायक, अपनी पत्नी की जबान बोल रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो हाथ से गया। लेकिन सावित्री देवी हार मानने वाली नहीं थी। वो पोते की चाह में अपने छोटे बेटे विजय की शादी करवा देती है। कुछ समय बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सावित्री की छोटी बहू गर्भवती हो जाती है। सावित्री इतनी खुश हो जाती है कि वो बच्चे के जन्म से पहले ही सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगती है। ये क्या सावित्री, तू तो पोते के जन्म से पहले ही मिठाई बांट रही है। पहले पोता पैदा तो होने दे, और फिर क्या पता अगर पोते की जगह पोती पैदा हो गई तो। ये सुन सावित्री चिढ़ जाती है। अरे अपनी काली जबान मत चला। मेरी मिठाई खा के मेरा ही बुरा सोच रही है। बड़ी आई, ला मेरी मिठाई वापस कर। देख लेना, इस बार मेरे यहाँ पोता पैदा होगा, पोता। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। सावित्री की छोटी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। सावित्री फिर से रोना धोना शुरू कर देती है और अपनी छोटी बहू को कोसते हुए भला बुरा कहने लगती है। देखते ही देखते ये सावित्री की रोज की आदत हो जाती है। एक दिन उसकी इस आदत से परेशान होकर विजय अपने भाई अजय से कहता है, भैया, माँ खुद एक औरत होकर हमारी बेटियों को पसंद नहीं करती, उल्टा उन्हें रोज कोसती रहती है। मुझे माँ की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे तू ठीक कहता है, मैं भी अब माँ से तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो अब तुम दोनों इस तरह पीठ पीछे मेरी बुराई भी करने लग गए हो। नहीं माँ, हम चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे। हमें हमारी बेटियाँ बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे ताने सुन सुन कर बड़ी हो, और इसीलिए हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ माँ, मैं भैया की बात से सहमत हूँ। जब तुम इस घर में अकेली रहोगी तब तुम्हें अपनों की कीमत का एहसास होगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से अपनी माँ के लिए इतने कठोर शब्द सुन सावित्री भावुक और रुआंसी होकर कहती है, क्या सच में तुम दोनों मुझे इस घर में अकेली छोड़कर चले जाओगे? हाँ माँ। हाँ माँ, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। अपनी सास के आंसू देख अजय और विजय की पत्नी अपने पतियों से लड़ पड़ती है। अरे जिसे जाना है वो जाए, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम बेटियों के संस्कार हमें सिखाते हैं कि सास माँ समान नहीं बल्कि माँ ही होती है, और उस माँ की जिंदगी भर सेवा की जाती है। बेटे अपना फर्ज भूल सकते हैं, लेकिन बेटियां नहीं। आप दोनों शौक से जा सकते हैं। माँ जी, हम दोनों के रहते आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर क्या था, सावित्री के ऊपर छाए बेटों के घमंड के बादल उसकी बेटी स्वरूप बहुओं के तेज के आगे आंसू के रूप में परिवर्तित होकर सावित्री की आंखों से बहने लगते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेती है। मैं जिंदगी भर बेटियों को कोसती रही, लेकिन आज तुम दोनों को देख मुझे समझ आ गया कि बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां नहीं होती।